नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा में। आज की डेट है 4 जुलाई 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे पार्टी और पार्टी सिंबल के बारे में। देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी पार्टी को रिकॉग्नाइज करती है और उसे अलॉट करती है सिंबल। और ये पावर उसके पास कहां से आई है? ये पावर आई है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अंडर। अब यहां जब भी किसी दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है सिंबल को लेके, तो यहां दो चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। देखिए, अगर वो पार्टी रजिस्टर्ड है और अनरिकॉग्नाइज है, तो यहां पर उन्हें कहा जाता है कि भाई आप अपने डिफरेंसेस को इंटरनली सॉल्व कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। बट अगर कोई रजिस्टर्ड पार्टी है और साथ के साथ रिकॉग्नाइज पार्टी है, तो उसके लिए पैरा 15 इस ऑर्डर का वो डील करता है। यानी इलेक्शन कमीशन यहां पर डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन थिंग्स। जैसे कि यहां पर पहली चीज ये देखी जाती है कि जो क्लेमेंट है उसको पार्टी में कितना सपोर्ट है। दूसरी चीज यहां पर देखी जाती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस पार्टी के द्वारा, जब उसका स्प्लिट नहीं हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली क्या प्रावधान है कि अगर पार्टी में डिवाइड होता है तो किसको सिंबल जाना चाहिए। लास्ट में यहां पर देखा जाता है कि कितने नंबर ऑफ एमपीज और एमएलए राइवल ग्रुप के पास है। अब इसके बेसिस पे जहां पर भी उन्हें मेजॉरिटी लगती है, जिस भी तरफ उन्हें लगता है कि ज्यादा लोग हैं, उस अकॉर्डिंगली यहां पर डिसाइड किया जाता है किस फैक्शन को सपोर्ट मिलेगा ईसी का, यानी कौन होल्ड करेगा आपका एक्चुअल सिंबल। तो बेस्ड अपॉन दीज थ्री थिंग्स, तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि किस पार्टी को आप एक्चुअल में वो सिंबल देंगे। अब मान लीजिए अगर 50-50 की सिचुएशन अराइज हो जाती है कि हम पूरी तरह से यहां पर निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि किसको ये सिंबल दें, तो उस केस में यहां पर आपका इसी इस सिंबल को फ्रीज कर देगा और दोनों को नए सिंबल अलॉट कर देगा। अब कल की डिस्कशन में मैंने आपको एक चीज कही थी कि स्प्लिट आपका मेंशन किया गया है शेड्यूल 10 में। हाँ, ये मेंशन किया गया है, बट यहां एंड में मेरे को एक चीज और बतानी थी आपको कि जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका 2003 में, इसके अकॉर्डिंगली इसे रिप्लेस कर दिया गया था वर्ड को, और अब यहां पर मर्जर वर्ड यूज किया गया है, जहां पर 2/3 आपके मेंबर अगर मर्जर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, तो ही मर्जर हो सकता है। तो यहां आपको याद रखना है कि स्प्लिट वर्ड 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले तक था, जो कि जिसकी शुरुआत हुई थी 1985 के 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, बट उसके बाद से ये जो वर्ड है ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में, जब इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। उस समय कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान और रशिया और तजाकिस्तान इसके मेंबर हुआ करते थे। हुआ ये कि 2001 में इसका पार्ट बनता है आपका उज्बेकिस्तान, और इसके बाद 2002 में इसका चार्टर आता है। 2003 में ये ऑर्गेनाइजेशन फोर्स में आती है और 2001 से ही इसका नाम पड़ जाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक रीजनल एंटी टेररिज्म आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर ताशकंद में है, यह आपको पता होना चाहिए। ये आपकी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरेशियन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और मिलिट्री को हैंडल करती है, मतलब मैटर रिलेटेड टू दीज ये हैंडल करती है। इसका मेन मकसद यह है कि कैसे आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट को इंप्रूव किया जा सके, इफेक्टिव कोऑपरेशन हम इस्टेब्लिश कर सके पॉलिटिकल, ट्रेड और इकोनॉमिक फ्रंट पे, साथ के साथ R&D को आपस में इंप्रूव कर सके, मेंटेन कर सके हम रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी को। तो यहां पर इन सभी चीजों के ऊपर इसका फोकस है। अभी इस साल इसको होस्ट कर रहा है भारत। पहली बार ऐसा है कि भारत इस ऑर्गेनाइजेशन को वर्चुअली होल्ड कर रहा है, मतलब होल्ड भी पहली बार कर रहा है और वर्चुअली भी होल्ड कर रहा है। अब यहां पर हमारी जो मीटिंग है, जैसे पुतिन जी से होगी, शी जिनपिंग और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, इन सभी को हम वर्चुअली इस मीटिंग में एड्रेस करने वाले हैं। तो यहां पर इंडिया का जो मेन मकसद रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि कैसे आपस में हम कॉपरेशन को इंप्रूव कर सकें, और इससे हम न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के ऊपर फोकस करवाने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम काउंटर कैसे कर सके रेडिकल टेररिज्म को, इसके ऊपर हम ज्वाइंट स्टेटमेंट चाहेंगे, और कैसे हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर ला सकते हैं, मतलब सभी इकोनॉमीज में, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। ऑल्दो यहां पर चाइना का फोकस रहेगा कि कैसे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे भारत की सहमति बना सके। ऑल्दो हमारे अपने कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे जो ये प्रोजेक्ट है वो पीओके से होके जा रहा है, तो इस वजह से हम कभी भी इस प्रोजेक्ट के लिए हामी नहीं बनेंगे। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे माइनर रेप विक्टिम्स के बारे में।
अभी गवर्नमेंट ने इनके लिए एक स्कीम स्टार्ट की है। ये स्कीम को आपकी होल्ड करेगी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें 74 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिसका फंडिंग किया जाएगा निर्भया फंड के थ्रू। मतलब निर्भया फंड से इसका पैसा निकलेगा। अब यहां पर हम कर क्या रहे हैं? देखिए, हम कोशिश यहां पर कर रहे हैं कि हम कैसे इन रेप विक्टिम्स को शेल्टर प्रोवाइड कर सके, खासकर उनको जिनके रेप के दौरान प्रेगनेंसी का सामना करना पड़ रहा है। अब इसमें मेडिकल सपोर्ट, फाइनेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, इन सभी चीजों के ऊपर इनके फोकस किया जाएगा। इसमें जो जैसे आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे मिशन वत्सल्य है, या स्टेट या आपकी जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, वो कुछ भी चला रहे होंगे तो उनको यहां पर साथ लेके हम काम करेंगे। एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत में 2021 के दौरान लगभग 51,000 केसेस पॉस्को के अंडर रजिस्टर हुए थे। पॉस्को आपका वो एक्ट है जिसके थ्रू हम बच्चों के साथ हुई गलत हरकतों के लिए केस दायर करते हैं। मतलब वो एक्ट है आपका। अभी तक भारत के अंदर 415 हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमें अभी ऐसा लगता है कि इन माइनर रेप विक्टिम्स के लिए कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इस वजह से यहां पर गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली टर्की ने ग्रीस को अक्यूज किया है कि भाई इन्होंने 95 माइग्रेंट से भरे हुए जहाज को वापस भेज दिया है। तो यहां पर हमारे लिए टर्की का मैप जानना जरूरी है, और साथ के साथ ग्रीस का भी। सबसे पहले ग्रीस का मैप देखते हैं और जानते हैं इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। यहां आपको नॉर्थ में देखने को मिलती है अल्बेनिया, मैसिडोनिया, बल्गेरिया, एंड ईस्ट की साइड पे आपको देखने को मिलता है टर्की। अगर बात की जाए वाटर बॉडीज की, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट आइनियन सी, फिर ये आपका मेडिटेरियन सी, मतलब ये वैसे तो आइनियन सी भी इसी का ही पार्ट है। देन आप यहां से फर्दर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये आपका सी ऑफ क्रेट आ जाता है, एंड फिर इससे फर्दर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये आ गया आपका एंजियन सी। इसके बाद ये आपकी टर्की की टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है। अब टर्की में यहां पर आपको देखने को मिलता है डरडनाले स्टेट्स, जो कि आपके एंजियन सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ मरमरा से, एंड फर्दर यहां से आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू आप ब्लैक सी के अंदर कनेक्ट होते हैं। अब ये ब्लैक सी आगे जाकर स्ट्रेट ऑफ क्रच के थ्रू अजोव सी से कनेक्ट होता है। अगर बात की जाए, टर्की आपका सैंडविच्ड है बिटवीन द ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। इसके ऊपर यूपीएससी ने एक बार पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर टर्की के आसपास मिलने वाले देशों की बात की जाए तो यहां पर आपको ग्रीस देखने को मिलता है। ग्रीस के अलावा ये ब्लैक सी वाला पार्ट आ गया नॉर्थ में। देन यहां पर आपको जॉर्जिया, अर्मेनिया एंड अजरबैजान देखने को मिलता है। फिर यहां ये छोटा सा बॉर्डर आपका इराक का टच होता है, एंड देन ये पूरा का पूरा सीरिया है। तो यहां आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली एक आपके प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट के अगेंस्ट हांगकांग पुलिस ने वारंट जारी कर दिए। अब सबसे पहले तो आप हांगकांग को समझिए कि है क्या यहां पे, और क्यों हमेशा यहां पर बवाल मचा रहता है। देखिए, चाइना के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर वन कंट्री टू सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इसमें हांगकांग एंड मकाओ ये दोनों ही एरिया आते हैं। इन्हें स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के तौर पे देखा जाता है। अगर बात की जाए हांगकांग की, तो ये एरिया कंट्रोल कर रहा है चाइना आपका 1997 से। यहां पर इस एरिया की अपनी खुद की एक करेंसी है, इकोनॉमिक सिस्टम अलग है। जैसे आपको बाकी सभी जगह वहां पर कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, यहां पर आपको कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी देखने को मिल जाती है, मतलब इकोनॉमी, सॉरी। अब इसके साथ साथ इनका लीगल सिस्टम भी अलग है। बस यहां चाइना के पास डिफेंस एंड डिप्लोमेसी है। अब इसकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये आपको चाइना देखने को मिल रहा है। चाइना के बिल्कुल फुट पे ये एरिया आपको हांगकांग का है। ये आपको याद रखना है। हो सकता है कभी आपको मैप के बारे में पूछ लिया जाए इस एरिया के। तो आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में, जो कि पब्लिश किया जाता है स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा, S&P। देखिए, यहां पर किया क्या जाता है, जो करंट और आपकी फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस है उनका जायजा लिया जाता है। अब इसमें आपका एक स्कोर कंडक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए 0 से लेके 100 तक। अब 0 टू लेके 50 अगर या 49 तक अगर आपका स्कोर आता है तो मतलब आपकी जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। यहां पर आपकी जो सर्विस कंडीशंस है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो श्रिंक कर रही है। दूसरी चीज, यहां पर अगर आपका स्कोर 50 से ज्यादा है, मतलब मोर देन 51, 52, 53 कितना भी है, उस केस में आपकी इकोनॉमी या आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटीज हैं वो इनहांस हो रही है, वो एक्सपैंड करने की कगार पे है। अगर स्कोर 50 आता है तो इसका मतलब है कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहां पर मई के मुकाबले में हमारा स्कोर 1 पॉइंट नीचे खिसक गया है। पहले हमारा 58.7 हुआ करता था, अब 57.8 हो गया है। अब इसका मतलब यह है कि इंडिया में वैसे तो कंडीशंस ठीक है, बट पहले की तुलना में जो बिजनेसेस हैं वो इकोनॉमी के ऊपर विश्वास कम दिखा रहे हैं।
अब देखिए इसमें कुछ आपके पॉजिटिव रहे, जैसे स्ट्रांग डिमांड है हमारे अभी यहाँ एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा जो आउटपुट है, हमारी आउटपुट भी काफ़ी ठीक रही है। फिर जो फर्म्स का जो हायरिंग है वो भी काफ़ी ठीक ठाक रही है, वर्कर्स की हायरिंग काफ़ी अच्छे पेस पे हुई है। देन यहाँ पर बिजनेसेस की बात की जाए तो उनका कॉन्फिडेंस पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ा है। कुछ प्रॉब्लम है इंडिया में, जैसे काफ़ी टाइम से हम इन्फ्लेशन का सामना कर रहे हैं, लगभग 13 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ऊंचाई पे है, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम है कि अभी के टाइम पे जो लेबर कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा जो कॉन्फिडेंस है वो श्रिंक हुआ है। तो इस वजह से हमारा जो स्कोर है 1 पॉइंट से नीचे खिसका है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ओपेक के बारे में। देखिए ये एक आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका बेस रखा गया था 1960 की बगदाद कॉन्फ्रेंस के दौरान। उस समय इसके 5 मेंबर हुआ करते थे, जो अब बढ़कर 14 हो चुके हैं। इसकी शुरुआत की थी ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुला ने मिलकर। इनका मकसद ये था कि कैसे ये वर्ल्ड लेवल पे ऑयल के प्राइस को कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके उसकी सप्लाई को। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और ये बेसिकली आपकी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं। जैसे यहां पर इसमें इंक्लूड होते हैं इक्वाडोर, वेनेजुला, इक्वेटोरियल गुयाना, गैबॉन, एंगोला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी, क्वेतर एंड यूएई। अब ये तो वो देश हैं 14 जो आपके ओपेक के मेंबर हैं। इसके अलावा एक ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन भी है जो रिसेंटली आपकी फॉर्म हुई है। इसमें अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, सुदान, साउथ सुदान, ये सभी देश आ जाते हैं जो कि ऑलमोस्ट मोर देन 50% वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व को होल्ड करते हैं। अब यहां इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये आपकी जो ऑयल के जो सप्लाई है इसको कट करने वाले हैं। मतलब पहले अगर 100 यूनिट हम प्रोड्यूस किया करते थे तो अब इसे घटाकर 80, 70 या कुछ ऐसा कम करने वाले हैं ये। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमी पे? देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी पहले ही स्लो डाउन के फेज में जा रही है। अब इस समय अगर ऑयल के प्राइसेस आपके इंक्रीज होते हैं, जो कि होंगे ही, क्योंकि देखिए इकोनॉमी की दो इनविजिबल हैंड है, एक डिमांड और एक सप्लाई। अब आपने सप्लाई कट कर दी है तो ऑटोमेटिकली डिमांड वहां होने की वजह से, मतलब ऑलरेडी ऊपर होने की वजह से, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे। अब ऑयल के प्राइसेस अगर इकोनॉमी में इंक्रीज होते हैं तो इससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, जिसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी आपको। तो यहां पर आने वाले समय में आपको इन्फ्लेशन सभी मेजर इकोनॉमीज जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है वहां पर देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ एक मेजर प्रॉब्लम और भी है दुनिया के लिए। देखिए जो फेडरल बैंक है यूएसए का, आने वाले समय में हो सकता है अपने जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज कर दें। अब अगर ऐसा होता है तो यहां पर आपको फर्दर इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है और बाकी कंट्रीज में। क्यों? अब देखिए ज्यादातर ऑयल की जो पेमेंट है वो डॉलर में होती है। अब यहां अगर यूएसए डियर मनी पॉलिसी को अपनाएगा तो मतलब यहां पर रेपो रेट इंक्रीज होगा। अब ज्यादा से ज्यादा फॉरेनर्स यानी यूएसए के जो आपके सिटीजन है या बाहर किसी देश के सिटीजन है, वो चाहेंगे कि यूएसए की इकोनॉमी में हम अपने पैसे को निवेश करें, क्योंकि वहां पर रेपो रेट अच्छा खासा मिल रहा है और वो एक स्टेबल इकोनॉमी है। अब इसकी वजह से जो भी कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में आपकी एफआईआई या एफडीआई गई हुई थी वो जानी अब कम हो जाएंगी, या वहां से आप देखेंगे स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश भी कर सकती है, क्योंकि एफआईआई वहां से आपकी स्टॉक मार्केट से निकल जाएंगी, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। अब अगर ऐसा होगा तो जो दूसरी इकोनॉमीज है उसमें जो डॉलर की सप्लाई है वो कम होगी। अब इसकी वजह से जो लोकल करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी और एक्सपोर्ट आपके और ज्यादा महंगे होंगे, और जिसके कारण इकोनॉमी आपकी और ज्यादा श्रिंक कर सकती है। तो यहां पर स्लो डाउन का फियर है हमें, और उसके बाद इस तरह का ऑयल के जो सप्लाई है इसमें कट करना, ये एक बड़ा चैलेंज है दुनिया के लिए। तो यहां इस आर्टिकल में आपको इतना ही समझना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कावेरी के बारे में। देखिए कावेरी के ऊपर एक प्रोजेक्ट कर्नाटका गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर रही है, दैट इज मेघदत्तू प्रोजेक्ट। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें आपके जो मेघदत्तू प्रोजेक्ट में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बेंगलुरु और इसके आसपास के एरिया है यहां पर हम ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई कर सकें। अब इसके लिए कुछ वाटर आपका कावेरी रिवर का डाइवर्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है आपका तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु आपका लोअर रिवरराइन स्टेट है जिसके पास पानी बाद में आता है, कर्नाटका इसको पहले यूज करता है। अब ऐसे सिनेरियो में यहां पर तमिलनाडु ये कह रहा है कि हमारे पास जो कावेरी का शेयर है उसके मुकाबले में कम पानी आ रहा है।
अब कावेरी बेसिन किन किन स्टेट से होकर निकलती है, तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा एरिया तमिलनाडु के पास है, फिर कर्नाटका, थोड़ा सा एरिया केरला एंड देन थोड़ा सा एरिया आपका पुडुचेरी। इन स्टेट से होकर निकलती है आपकी रिवर। अगर बात की जाए कावेरी कहां से ओरिजिनेट करती है, तो आपको याद रखना है ब्रह्मगिरी के एरिया से ये ओरिजिनेट करती है। एक साइड आपका बाबा बुदान पड़ जाता है। अब ये कावेरी रिवर आपकी ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, यहां पर ये डेल्टा फॉर्म करती है, जो कि फ्रीक्वेंटली आपका एक एरिया है ऐसा जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए काफी न्यूज में रहता है। अब यहां कावेरी की अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आपको देखने को मिलते हैं हारंगी, हेमावती, सिमशा, अराकावती। अराकावती के ऊपर ही हम मेघदत्तु प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर बात की जाए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की, तो यहां पर आपको लक्ष्मण तीर्थ, कबानी रिवर, स्वर्णवती, भवानी रिवर, नॉयल रिवर एंड अमरावती देखने को मिल जाती है। यहां पर ही आपका ग्रैंड एनीकट भी एक एरिया है जो लोकेटेड है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपसे मेरा एक सवाल है यहां पे आज के इस आखिरी आर्टिकल में, आपको मुझे यह बताना है कि आर्टिकल 262 जो इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट के बारे में डील करता है, इसके तहत हम ट्रिब्यूनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कौन सा लॉ इसको गवर्न करता है। तो यहां आपके लिए इतना ही था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।